ओके चलिए, मार्केट में जो हल्का सा डिप आया था उसमें बाइंग आई, वापस हम 25,000 के ऊपर आए और अब ये होगा मार्केट में वापस टेक्सचर जो है इस मार्केट का वो बाय ऑन डिप्स पर कन्वर्ट होगा। और डे हाई अगर निकला, आज का डे हाई था 25,044, डे हाई अगर निकला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मामला। चलिए बात करते हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट ने एक बॉटम बनाया? क्या एक माना जाए कि जो सब कुछ कंसर्न्स थे वो मार्केट ने फाइनली प्राइस इन किए और अब आज मार्केट रेडी है मूव ऑन करने के लिए? और क्या इसमें जो हरियाणा का रिजल्ट आया उसका भी थोड़ा हाथ है? अ, कहना भी थोड़ा मुश्किल है कि ये बॉटम है कि थोड़ा वीकनेस हो सकती है क्योंकि कुछ चीजों में सॉफ्टनेस देखने को मिला है। अगर आप गवर्नमेंट का कैपिटल गुड्स इंफ्रा एक्सपेंडिचर देखें तो थोड़ा सॉफ्टनेस है। अगर आप देखें डिफेंस में हम करीबन 19% पीछे हैं प्रो रेट। अगर आप देखें फर्स्ट शुरू के 6 महीने का, हम रोड में करीबन लगभग 35% पीछे हैं। सिर्फ जो अर्बन हाउसिंग है वहां पे तो पहले वो इलेक्शन रिलेटेड स्लो डाउन था, जुलाई में पिकअप हुआ, अगस्त में फिर थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट स्पेंडिंग अंडर शूट कर सकती है। मे बी क्योंकि बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस हैं, थोड़ा सा रूरल डिस्ट्रेस है, तो गवर्नमेंट शायद थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन भी करना चाहती है। और थोड़ा सा मुझे सॉफ्टनेस दिखी है जीएसटी कलेक्शन में भी कुछ पॉकेट्स में, ब्रॉड बेस नहीं कहूंगा। तो मेरे लिए अर्निंग्स बहुत की हो जाती है। अगर अर्निंग्स अच्छा रहा, अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो मार्केट में थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। सेकंड, ये जो फ्लोज हुए हैं इंडिया से 4 दिन में 50,000 करोड़, ये टैक्टिकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। तो ये फर्क करना बहुत जरूरी है। हमारा ऐसा कुछ फंडामेंटल्स में डिटेरियोरेशन नहीं हुआ है कि पैसा जो है निकलता जाएगा और रुकेगा नहीं। और हम हमेशा बोलते हैं 50,000 करोड़ निकल गया 4 दिन में, कोई ये नहीं बोलता है कि 40-45,000 करोड़ डाला भी है डीआईएस ने। तो वो कोई बड़ा बड़ा नंबर है। पहले ये 50,000 करोड़ की सेलिंग होती थी एक महीने में, तो बाजार 15, 20, 25% गिरता था। तो मार्केट की डेप्थ बढ़ी है। बट मैं अभी भी सिलेक्टिव रहूंगा मार्केट पे। मैं पहले भी बोलता आया हूँ, थोड़ा सा मल्टी एसेट अप्रोच रखिए, रिटर्न थोड़ा सा टोन डाउन करिए। वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेच्ड है करेक्शन के बावजूद। और हमने देखा है कि एक दिन में जहां वैल्यूएशन स्ट्रेच होता है वहां 10-20% आपका आपका नुकसान हो सकता है आपकी आपकी प्रेफर्ड पोजीशंस पे। तो थोड़ा सा मल्टी एसेट अप्रोच रखिए, थोड़ा सा गोल्ड भी लीजिए, थोड़ा सा बॉन्ड्स भी रखिए। लॉन्ग डेटेड बॉन्ड में 1 साल से बोल रहा हूँ कि लॉन्ग डेटेड बॉन्ड बहुत अच्छा ट्रेड है। और थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए, जहां पे अर्निंग कंफर्ट है वहीं पे आप वेंचर करिए। बट ये मैं मानता हूँ कि मार्केट में डेप्थ है और ये अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है। अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है। आ, एक दो स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर थोड़े से आज मूव्स काफ़ी शानदार रहे। उन पर आपका मैं गुरमीत जी अगर व्यू ले सकूं, तो पहला तो है ट्रेंड, जहां पर आज 8% का मूव है। पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये है कि आपके पोर्टफोलियो में और क्या शानदार रिटर्न्स रहे हैं? क्या ये कंटिन्यू जो डिफाई ग्रेविटी वाला मामला है वो आगे भी चलता रहेगा? आई थिंक ग्रेविटी डिफाइंग मूव है। नो, जो मैं एडमिट करूंगा, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया वैल्यूएशंस देख हम्म। के। लगभग आई थिंक 1 साल में 4 गुना हो गया है। और मैं कुछ नंबर्स देख रहा था जूडियो के। आप 90 टी शर्ट्स बेचते हैं हर 1 मिनट में। 1 घंटे में करीबन 25 डेनिम जीन्स बेचते हैं। हर 3 दिन 4 दिन में एक नया स्टोर खुल रहा है। ये पहले एक साइड स्टोर शुरू हुआ था, अभी वेस्ट साइड को भी क्रॉस कर गया है। और एक वो बेसिक लैंग्वेज में जो हमारा लोकल मार्केट था, फैशन स्ट्रीट है या सरोजनी नगर है या जनपथ है, आई थिंक उसका फॉर्मलाइजेशन कर दिया है जूडियो ने। और बहुत बहुत शानदार तरीके से उभरा है। बट मेरा ये मानना है कि करंट वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। हालांकि मैं एडमिट करता हूँ कि ये वाला मूव भी हमने देखा नहीं था। पर शानदार स्टॉक है। और ओवरऑल जो मेरा एक एक व्यू रहा है कि जो एक्सपेंडिचर परसेंटेज है आपकी इनकम का, वो लेजर पे, अपैरल पे, ट्रैवल पे बढ़ा है। वो हर लेवल पे बढ़ा है, हर इनकम ग्रुप पे बढ़ा है। और कंजम्पशन रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें। जूडियो मास कंजम्पशन में आता है, इथॉस जो है वो लग्जरी वॉचेस में आता है, एयरलाइन कंपनीज आपकी ट्रैवल में आती हैं, होटल्स आपका टूरिज्म में आता है। तो जो ओवरऑल ये जो स्पेस है, जिसे आप आउट ऑफ होम कंजम्पशन बोल सकते हैं, लेजर और ट्रैवल बोल सकते हैं, मुझे लगता है ये बढ़ेगा। और इसमें बहुत लॉन्ग लेग्स हैं, अभी बहुत सारे आइडियाज और हैं स्पेस में। आफ्टरनून गुरमीत, कुछ देर पहले हम वो पेटीएम का डिस्कशन कर रहे थे। द वेरी फैक्ट कि स्टॉक में इवेंचुअली अब कुछ तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। और आई एम श्योर आपने वो विजय शेखर शर्मा की रिसेंट जो सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुई है वो भी सुनी कि शायद मेरे पास मुझे सही राय नहीं मिली थी मर्चेंट बैंकर से। ऑफ कोर्स नाउ इन हाइंडसाइट इट्स टू लेट अ डिसीजन और अ थॉट, लेकिन मौजूदा भाव पर पेटीएम अगर कोई खरीदता है, क्या यहाँ से भी
डबल होने के चांसेस है या नहीं? ये 350 का 750 हो चुका है स्टॉक, लेकिन अब जो करंट नंबर्स है, जिस तरह की ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिली है, आगे क्या ये जारी रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि 2 अभी भी कंसर्न है। एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक देखिए एक जो कंसर्न रहा था वो एक मैनेजमेंट का एरोगेंस रहा था। वो उन्होंने बोला हमने आईपीओ ये अभी कम प्राइस किया, हम और प्राइस कर सकते थे। थोड़ा-सा मुझे लगा रेगुलेटरी मैटर्स में भी थोड़ा लैक्स अप्रोच था। थोड़ा-सा टेकन फॉर ग्रांटेड लगा। एक जो कंसर्न है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत एट्रिशन हुआ है उनके पेमेंट बैंक के एपिसोड के बाद। जो की लीडरशिप टीम है इंक्लूडिंग भावेश एक्सेट्रा काफ़ी एट्रिशन हुआ है। तो उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा थोड़ा-सा। ये सेक्टर में टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने देखा है चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो। दूसरा आरबीआई के साथ जो इक्वेशन है वो मुझे लगता है ग्रेजुअली इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। फ्रेश कंसर्न नहीं आना चाहिए। केवाईसी उनका थोड़ा जो इंटरनल सेटअप रहा है थोड़ा लैक्स रहा है। और शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन जो मेन रेवेन्यू अर्निंग था, जिसकी वजह से जो जो फ्रंट लोड कर रहा था, वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर है, स्लो डाउन देखने को मिला है। तो मैं 1-2 क्वार्टर वेट करना चाहूँगा राय बनाने से पहले और मैं हमेशा बोलता हूँ कि और मैं अनुज की बात से एग्री करता हूँ, ये जो हमारे न्यू एज बिज़नेस है, इनका सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। बट मैं थोड़ा-सा 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर देख के कि एट्रिशन का क्या इम्पैक्ट है, कैसे पिवट किया है उन्होंने जो उनको इम्पैक्ट हुआ वॉलेट में और यूपीआई में, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो देखना चाहूँगा। लेकिन मैं बाकी न्यू एज कंपनीज़ में निवेश कर रहे हैं हम, पीबी फिनटेक में किया है, ज़ोमैटो में हमारी अच्छी खासी पोज़ीशंस हैं और हम और भी नए इस स्पेस को बहुत बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ओके गुरमीत, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडी स्टूडियोज से। पिछले 5 दिन में जो एफआईआईज की सेलिंग के पीछे जो स्टॉक्स हल्के हुए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, B2 और L&T और HDFC बैंक, स्पेशली B2 जो है वो अपने हायर लेवल से ड्यूरिंग आई थिंक बजाज हाउसिंग की जो लिस्टिंग हुई थी उस प्राइस से करीब करीब 10-12% नीचे मिल रहे हैं। ये जो टारगेटेड सेलिंग थी लार्ज कैप्स में, इनमें से आप लोगों ने इस प्राइस पे कुछ ऐड किया है क्या पिछले 2 दिन में? रिलायंस का थोड़ा सेलिंग सरप्राइजिंग है, बट ठीक है क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर ईटीएफ और बास्केट सेलिंग थी, तो रिलायंस का ज़्यादा वेटेज है, इंडेक्स में इम्पैक्ट हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में एक एबिलिटी है एग्जीक्यूशन की। वो हमने देखा कि लोगों का कंसर्न था जब जियो रिटेल आया था कि रिलायंस एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप देखिए आज जियो का वैल्यूएशन अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 130 से $150 बिलियन का है। रिटेल का वैल्यूएशन $100 बिलियन का है। अब उन्होंने काफ़ी नए स्टेप्स लिए हैं। एक तो एआई रिलेटेड बहुत बहुत मैसिव एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। न्यू एनर्जी मुझे ऐसा लगता है 3-4 साल में काफ़ी कैश फ्लोज़ और रेवेन्यू ऐड करेगा। तो थोड़ा-सा आपको रिलायंस पे लंबा व्यू रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप ऑफ ये जो नया डिजिटल सर्विसेज़ है, एआई है, न्यू एनर्जी है। सेकंड वैल्यू अनलॉकिंग होगी। मुझे लगता है कंपनी में अभी जियो का आईपीओ ड्यू है, रिटेल का लॉकिंग होगी। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग है जो कि शायद नियर टर्म में हो सकती है 12 से 18 महीने में और एक जो लॉन्ग टर्म प्ले है, जो आप उसकी एग्जीक्यूशन एबिलिटीज़ को ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो न्यू एनर्जी और एआई और डिजिटल सर्विस में भी वही काम करेगा जो टेलीकॉम और रिटेल में किया है। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे लेवल पे है, कंसोलिडेट किया है बहुत टाइम से इस लेवल पे और रिलायंस टिपिकली कंसोलिडेट करके अच्छा करता है। तो हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं, हमने इसमें वेटेज बढ़ाया है। बजाज हाउसिंग अगर आप देखें तो अभी भी 4-5 टाइम्स बुक पे है, शायद 5 टाइम्स से ऊपर ही होगा। तो जैसे मैंने बोला हमें बाकी हाउसिंग स्पेस भी अच्छी लगती है। पीएनबी हाउसिंग लगभग 1 बुक पे है। बहुत सारे बैंक्स 1 बुक पे हैं, फेडरल बैंक 1 बुक पे है। कुछ एक बैंक्स बिलो 1 बुक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आरबीएल है। तो नियर टर्म में वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है ज़्यादा है। कल आरबीआई पॉलिसी भी है और मैं ये शायद देखना चाहूँगा, शायद मैं ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, बट मैं देखना चाहूँगा अगर कोई सीआरआर कट होता है या थोड़ी लिक्विडिटी ईज़ ऑफ होती है सिस्टम में, तो वो उसको लेके मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसपे मेरी थोड़ी खास निगाह रहेगी। ओके, बिल्कुल कल आरबीआई की पॉलिसी है, उस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। रिलायंस की बात की आपने। एचडीएफसी बैंक पर अब गुरमीत क्या व्यू बनेगा, क्योंकि एक यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बना, वहाँ से भारी करेक्शन आई, लेकिन आज अच्छी स्टेबिलिटी है यहाँ पर। क्या अगेन वही स्टोरी कि इन लेवल्स पर थोड़ी सी बार्गेन बाइंग विजिबल होगी? कुछ एक स्टेप्स उन्होंने अच्छे लिए हैं, जैसे लोन सेल ऑफ किया है पोर्टफोलियो का, डिपॉजिट ग्रोथ पे थोड़ा फोकस है। क्रेडिट ग्रोथ अभी भी मैं इंडस्ट्री लीडिंग नहीं है, बट शायद जो सॉफ्टनेस थी वो थोड़ा-सा मुझे लगता है शायद इंक्रीमेंटली अच्छा होगा। तो मैं क्वार्टरली नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से डिसअपॉइंट करेंगे कि इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस को मैच करेंगे मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है और टफ टाइम्स में अच्छे प्लेयर अच्छा करते हैं, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ। बैंकिंग का दौर थोड़ा टफ रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशंस को लेके। तो ये क्वार्टर देखना चाहूँगा। दूसरा मुझे लगता है कि जो ट्रेज़री गेन्स थोड़ा-सा सपोर्ट करेगा बैंक्स को। 10 ईयर यील्ड गिरा है, मार्क टू मार्केट गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक जो मेरा कंसर्न है वो उनका ब्रांच लेवल एट्रिशन है अनुज।
करीबन 30-31% एट्रिशन है ब्रांच लेवल पे। वो एट्रिशन बहुत कम है आईसीआईसीआई बैंक में और एक्सिस में। जबकि एक्सिस में सिटी बैंक का मर्जर हुआ था, बहुत सारे इश्यूज आए थे उस टाइम पे, वो टीथिंग इश्यूज थे। तो वो एक में थोड़ा कंसर्न है, और थोड़ा-सा क्या है, मिड मैनेजमेंट लेवल पे भी एग्जिट्स हैं थोड़े से, क्योंकि ईसॉप में वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ। ये थोड़े सॉफ्टर साइड है बैंक का। मर्जर होने के बाद जो क्रिएट हो रहा है, जिससे आप थोड़ा बहुत वर्किंग एनवायरनमेंट का नाम दे सकते हैं। कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, बट हाई एट्रिशन और थोड़ा-सा मिड मैनेजमेंट एग्जिट है। इस पे मेरी थोड़ी निगाह रहेगी। बैंक लोगों से बनता है, मैं खुद बैंकर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अगर ये क्वार्टर एचडीएफसी बैंक थोड़ा-सा भी इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट दिखाता है, तो थोड़ा-सा री-रेट हो सकता है। गुरमीत, एमएनएम पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, खासतौर से पिछले दिनों में जहां पर मार्केट टूटा, इसकी भी काफ़ी धुलाई हुई थी, लेकिन थार रॉक्स की जो वो ऑनलाइन सेल्स एक घंटे में 1.76,000 बुकिंग्स काफ़ी चौंकाने वाली थी। अब क्या ये पर्टिकुलर गाड़ी इनके लिए एक फेदर इन द कैप होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इनकी प्रीवियस एसयूवीज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में? मैं मिस कर गया स्टॉक का नाम हर्षदी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एमएनएम की बात कर रही हूँ, उनकी जो 5 डोर लॉन्च हुई थार रॉक्स के नाम से। एमएनएम पे भी हमारे पोर्टफोलियो की वन ऑफ द टॉप ओईएम होल्डिंग है। हमने थोड़ा-सा टाटा मोटर्स की तरफ देखना शुरू किया। अगर आप पीक से देखेंगे 1200 से करीबन 20-25% का करेक्शन आया है। थोड़ा नंबर्स वीक हैं, बट बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी उन्होंने बैटरी स्वैपिंग इनिशिएटिव निकाला है ईवी में। नेक्सन की क्लियर लीडरशिप है। एक्सयूवीज में अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा इस टाइम पे बुकिंग सॉफ्ट हो जाता है इस सीजन में। चाइना का भी मुझे लगता है स्टिमुलस आने के बाद आपको जेलआर के नंबर्स में थोड़ा-सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओवरनाइट कुछ नहीं बदलेगा, बट इंक्रीमेंटली शायद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है हम बिटवीन द टू वी आर मोर कंफर्टेबल। थोड़ा-सा फेस्टिव सीजन स्टार्ट है और रूरल रिकवरी है, तो हम थोड़ा-सा टू व्हीलर नाम्स भी देख रहे हैं, टीवीएस भी देख रहे हैं, बजाज भी देख रहे हैं, और उनसे उनके जो ऑटो एंक्स हैं वो भी काफ़ी ऐड किए हैं हमने। उनो मिंडा ऐड किया है, संदार ऐड किया है, केपीआईटी ऐड किया है। तो हम पूरा वैल्यू चेन प्ले कर रहे हैं ऑटो पे। बट बिटवीन एमएनएम एंड टाटा मोटर्स पे अभी हमारा थोड़ा-सा आउटलुक ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है। हालाँकि एमएनएम भी है हमारे पोर्टफोलियो। होता है हर्षदा, जो फॉर्च्यूनर वाले होते हैं वो अमूमन एमएनएम का नाम जो है वो थोड़ा देर से सुनते हैं, है ना गुरमीत जी? खैर, मैं आता हूँ अगले प्रश्न पे अब। अगले प्रश्न पे आता हूँ यहाँ पे, और पूछता हूँ आपसे मैं एक प्रश्न। मतलब कुछ स्टॉक्स को जहाँ पे आपने लोअर ट्रैजेक्टरीज में ऐड किया, आपने बहुत सारे स्टॉक्स का नाम रिकमेंड किया था। मैं एक दो स्टॉक्स और पूछना चाहूँगा। आप देखिए डायग्नोस्टिक स्पेस में बाइंग कितनी अच्छी है। डॉक्टर लाल पैथ लैब और ये मेट्रोपोलिस 52 वीक हाई पे ट्रेड करते हुए, आप लोग कुछ जोड़ रहे हैं या फिर कृष्णा डायग्नोस्टिक और स्पेस है कैश स्पेस में? कृष्णा डायग्नोस्टिक हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है, कि हालांकि हमने कुछ उसमें नया पोजीशन ऐड नहीं किया है। मेरा ये मानना है, जो ये आयुष्मान भारत का जो अभी अनाउंसमेंट है कि 70 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनको 10 लाख का कवरेज मिलेगा। ये जब इम्प्लीमेंट होगा, अभी इसका फेस वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स दोनों को पॉजिटिव होगा। हमने देखा है इंश्योरेंस कंपनीज मैक्स आउट करती हैं जो आपका कवरेज होता है। हिंदुस्तान में करीबन करीबन 7 करोड़ लोग 70 साल के ऊपर हैं जो एलिजिबल है गवर्नमेंट की स्कीम के लिए। उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हमने नारायणा वाले में थोड़ा हमारी पोजीशन है। कृष्णा हमारे, जैसे मैंने बोला, हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है। हम सीडीएमओ स्पेस को भी और नजदीकी से स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, करीबन $20 बिलियन के। एंटीबायोटिक्स में बहुत एक्शन है अगले 1-2 साल में। बहुत सारी हमारी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है रिसर्च में और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमारी निगाह में न्यूलैंड है, लॉरस है, जुबिलेंट है, आरपीजी लाइफ साइंसेज है, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस पे निगाह है। ऑल राइट, गुरमीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक करते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डीलिंग रूम्स में आज तो पॉजिटिविटी है ही।